नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा फिजिकल एजुकेशन के जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनकी हमारी एक सीरीज है, उनमें अभी टेस्ट एंड मेजरमेंट के हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को जिग-जैग दौड़ के लिए कहा जाता है, तब उन विद्यार्थियों के अध्यापक कोच का उद्देश्य विद्यार्थियों की किस जगह का आकलन करना होता है। देखिए, जिग-जैग रनिंग की बात हो रही है। जिग-जैग रनिंग मतलब एक तो आप सीधा दौड़ते हो और एक होता है ऐसे, इस तरीके से आप जिग-जैग दौड़ते हो। इस तरीके से आप दौड़ते हो, इसको बोलते हैं जिग-जैग रनिंग। तो जिग-जैग रनिंग से हम क्या एसेस करते हैं, किस चीज़ का हम आकलन करते हैं, इन चार ऑप्शंस में से हमें वो बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, चपलता। एजिलिटी को हम उसमें टेस्ट करते हैं। जब आप यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से बी, फिर सी, फिर डी, बार बार जब ये चेंज करते हो, इस तरीके से जब आप दौड़ते हो, तो आपकी इसमें एजिलिटी का पता लगता है। एजिलिटी इससे हम मेजर कर सकते हैं, जिसको कि चपलता या फिर फुर्ती बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में चपलता मुख्य भूमिका निभाती है। देखिए, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन चारों में से हमें बताना है कि एजिलिटी मेजर रोल कौन से गेम में प्ले करती है। मतलब इन चार गेम्स में से हमें वो स्पोर्ट बताना है इसमें एजिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें जिम्नास्टिक। सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, शूटिंग के अंदर आपको बिल्कुल भी एजिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सामने आपके एम होता है, उसमें आपको हिट करना होता है। वेट लिफ्टिंग में भी आपको एजिलिटी नहीं चाहिए। आप आराम से उस वेट को लिफ्ट कर सकते हो, उस वेट को आप उठा सकते हो। तीरंदाजी में भी आप सामने आपके एक पॉइंट होता है, उसमें आपको, लेकिन जिम्नास्टिक में आपके एजिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में एजिलिटी नहीं है तो आप जिम्नास्टिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिम्नास्टिक बहुत सारे टाइप्स का होता है। उसमें विदाउट एजिलिटी, बिना फुर्ती के कोई भी इवेंट कर पाना मुश्किल है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि चपलता मुख्य भूमिका जिम्नास्टिक में निभाता है। नेक्स्ट है, जेसीआर टेस्ट बैटरी का प्रयोग व्यक्ति की किस योग्यता का पता लगाता है। जेसीआर, जेसीआर की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जे से होता है जंपिंग, सी से है चिन अप और आर से है रन। ये तीन आते हैं जेसीआर टेस्ट के अंदर। जंपिंग आपको पता ही है, जब आप जंप करते हो वो है जंपिंग के अंदर। चिनअप में क्या होता है, इस तरीके से आपके एक बार पे लटक के अपने आप को लिफ्ट करना होता है। चिन को ऊपर करना पड़ता है। चिन मतलब ठुडी को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, ये है चिनअप। और रन का मतलब आप समझते हो, दौड़ना। तो ये तीनों कौन सी योग्यता का पता लगाते हैं, कौन सी एबिलिटी का पता लगाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज बी, मोटर फिटनेस। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर फिटनेस आपको पता होगा, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो मूवमेंट करने की जो हमारी फिटनेस होती है वो हम मेजर करते हैं जेसीआर टेस्ट के अंदर। ये सिंपल सा हमें पता होना चाहिए कि जेसीआर टेस्ट के अंदर हम मोटर फिटनेस एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 9 से 17 उम्र के लड़कों और लड़कियों की सहन क्षमता पता लगाने के लिए एक शारीरिक शिक्षक आमतौर पर किस परीक्षण का उपयोग करता है। एक फिजिकल टीचर है, वो 9 to 17 एज की जो बच्चे और बच्चियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनकी इंडोरेंस पता लगाने के लिए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा तरीका यूज में लेता है। राइट आंसर इज डी, 600 मीटर दौड़ और पैदल चाल परीक्षण। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। 600 मीटर रनिंग एंड वॉकिंग टेस्ट लिया जाता है, जो कि इंडोरेंस का पता लगाता है बॉयज और गर्ल्स का। कौन सी एज तक के, 9 से 17 साल तक की एज की। इसका आपको ध्यान में रखना है। ये 9 से 17 है। अगर हम यंग एज की बात करें तो कूपर जो हमारा होता है 12 मिनट की दौड़, उससे हम पता लगाते हैं। ये बात आ गई एडल्टहुड की। जब यंग एज के बच्चों की बात करते हैं तब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 9 से 17 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी हम 600 मीटर रनिंग या फिर वॉक टेस्ट भी हम उनका ले सकते हैं। ये एक टेस्ट का पार्ट रहता है इंडोरेंस के लिए। नेक्स्ट है, वार्नर परीक्षण जो कि फुटबॉल कौशल मापता है, उसमें कितने आइटम शामिल हैं। फुटबॉल का एक स्किल टेस्ट है वार्नर टेस्ट। इसके अंदर आइटम हमसे पूछे गए कि कितने आइटम है। राइट आंसर है बी, 7 आइटम होते हैं इसके अंदर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये हैं 7 आइटम। सबसे पहले है किकिंग फॉर डिस्टेंस, जो कि राइट फुट से मारना है। उसके बाद में किकिंग फॉर डिस्टेंस लेफ्ट फुट से। कमर किकिंग फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से बॉल को हिट करते हैं। हेडिंग फॉर एक्यूरेसी, थ्रो इन, पेनल्टी किक और ड्रिबलिंग। ये 7 आइटम आते हैं वार्नर टेस्ट, जो कि फुटबॉल का एक स्किल टेस्ट है। उसके अंदर ये 7 आइटम देखने को मिलते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ भी लेते हैं कि वार्नर टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट आइटम होते हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आत्म अवधारणा आत्मनिर्भरता को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रूप से आवश्यक है। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो एक ऑप्शन बताना है जिसकी हेल्प से सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ रिलायंस हमें मिलता है, आत्म अवधारणा बनती है और हमें आत्मनिर्भरता मिलती है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो राइट आंसर देना है। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर स्किल परफॉर्मेंस। मोटर स्किल का जो हमारा प्रदर्शन है वो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें क्या बनाता है, सेल्फ रिलायंस बनाता है और सेल्फ कंसेप्ट, हमारे खुद के कंसेप्ट उसके अंदर आ जाते हैं मोटर स्किल परफॉर्मेंस से। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अच्छे से दौड़ पा रहे हो, अच्छे से वॉक कर पा रहे हो, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एक वेट को उठा पा रहे हो और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में आप कंफर्टेबल हो। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में आप सेल्फ रिलायंस हो जाते हो, आप आत्मनिर्भर हो जाते हो। तो मोटर स्किल परफॉर्मेंस वही होती है जिसमें कि आप ये सारे काम आसानी से कंफर्टेबली कर पाओ। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, बी इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देख भी लिया था कि स्किन फोल्ड कैलिपर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। हमारी स्किन के नीचे जो फैट टिश्यूज होते हैं उनको मेजर करता है ये स्किन फोल्ड कैलिपर। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन से प्लेस पे इसका यूज़ नहीं किया जाता। 3 इसमें राइट आंसर है और एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि वहाँ पर स्किन फोल्ड कैलिपर का हम यूज़ नहीं करते फैट टिश्यूज़ को नापने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, हथेली पे इसका यूज़ नहीं होता। एब्डोमिन मतलब पेट की मसल्स में इसका यूज़ होता है। बाइसेप्स में भी हम स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज़ करते हैं और हमारी जो काफ मसल्स हैं, पिंडली की जो मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पर भी स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज़ करके हम फैट टिश्यूज़ का पता लगाते हैं। ये देखिए, ये आपने देखा भी होगा, ये एक टिश्यू है जो कि फैट टिश्यू है। स्किन बहुत ही माइनर सा पार्ट है, उसके नीचे ये हमारा एक फैट टिश्यू है, उसको पता लगा रहा है स्किन फोल्ड कैलिपर। ये पूरा स्किन फोल्ड कैलिपर है, इससे हम मेजर करते हैं हमारी फैट की परसेंटेज। नेक्स्ट है क्वींस कॉलेज स्टेप परीक्षण का प्रयोग किसका मापन करता है। क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट की बात हो रही है, वो किसको मेजर करता है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्डियोवैस्कुलर सहन क्षमता। कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस को नापता है क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। देखते हैं ये टेस्ट किस तरीके से काम करता है। ये देखिए क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट में ये इस तरीके से स्टेप्स पे हम ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। इसमें क्या होता है 22 कदम प्रति मिनट, 22 स्टेप्स हम 1 मिनट में काउंट करते हैं। 15 इंच की ये टेबल होती है और 3 मिनट की इसमें स्टेपिंग होती है। 3 मिनट तक हम स्टेपिंग करते हैं 15 इंच की जो दूरी है उसको। तो देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो ये टेबल है, इसकी हाइट है 15 इंच और इस टेबल के ऊपर हम 1 मिनट में 22 बार स्टेप्स को ऊपर नीचे करते हैं और ये कितने समय तक करते हैं, 3 मिनट तक। इसी को बोलते हैं क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। और इससे क्या मेजर होता है, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। क्योंकि 3 मिनट तक लगातार अगर हम 22 स्टेप ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का हम उसमें आसानी से पता लगा सकते हैं। ये था क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट है स्थिरता की डिग्री का पता लगाने के लिए जब मापन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा माध्यम इस्तेमाल होता है। डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है कि उसको फाइंड आउट करने के लिए जो मेजरिंग डिवाइस है उसके लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है, कौन सा माध्यम यूज हम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता, ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलायबिलिटी को हम यूज करते हैं स्थिरता की डिग्री पता लगाने के लिए। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मान लो 10 का स्कोर आ रहा है, एक बार हमने इसको टेस्ट किया, दूसरी बार पे 10 आ रहा है, तीसरी बार 9.5 या फिर 11, इस तरीके से जो स्कोर है वो बहुत ही माइनर सा चेंज हो रहा है लेकिन वो एक कांस्टेंट तरीके से बना हुआ है। उसी को हम रिलायबल स्कोर बोलेंगे, उसी को हम विश्वसनीयता का एक पैमाना बोलेंगे। तो स्थिरता की डिग्री यही होती है कि आपका स्कोर मान लो 10 से 11 या फिर 10 से 10.5 के बीच में रहता है। इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है, हमारा जो टेस्ट है वो है विश्वसनीय है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। और टेस्ट हमारा रिलायबल और विश्वसनीय है, इसका मतलब ये डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी हो गई, स्थिरता की डिग्री ये है, हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लचीलेपन और संतुलन के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस।
देखिए 4 हमारे सामने टेस्ट दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि लचीलेपन और संतुलन, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के लिए कौन से टेस्ट काम में आता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, सीट एंड रीच टेस्ट। बाकी सारे बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम में नहीं आते, लेकिन सीट एंड रीच टेस्ट इसमें काम में आता है। देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो इस ब्लॉक के जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे पैर लगा के और अपने आप को आगे की तरफ पुश करना होता है। तो इसका नाम जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, सिट। सिट का मतलब आप बैठे हो, पैर आपके सीधे हैं, और रीच, रीच मतलब कितना आप आगे तक जा सकते हो। तो ये मान लो आपकी फाइनल रीच है, उस फाइनल रीच को आपको होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक। वो आपका हो गया फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस का टेस्ट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो सिट एंड रीच टेस्ट में हम फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को मेजर करते हैं। मेनली ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही काम में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया समय को मापने का टेस्ट निम्न में से कौन सा है। रिएक्शन टाइम को नापने के लिए हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज डी, रूलर ड्रॉप टेस्ट। डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये है रूलर ड्रॉप टेस्ट। इसमें पहले इस स्केल को यहाँ पे पकड़ा गया है, लेकिन एकदम से हम उसको छोड़ते हैं और उसको यहाँ पे हम वापस कैच करते हैं। तो ए पर्सन है वो उसको यहाँ से पकड़ता है, और बी पर्सन है वो उसको यहाँ पर कैच करता है। तो इसमें हम क्या नापते हैं, इसमें हम नापते हैं रिएक्शन टाइम। हमारा प्रतिक्रिया का समय क्या है, हम कितना जल्दी उसमें रिएक्ट करते हैं। मान लो यहाँ से ड्रॉप की और हम उसको यहाँ पर पकड़ते हैं, ये पूरी स्केल नीचे तक चली जाएगी, और हम लास्ट का ये पार्ट पकड़ते हैं। इसका मतलब हमारा रिएक्शन टाइम कम है। और अगर हमने इसको यहाँ पर पकड़ लिया, इसका मतलब हमारा रिएक्शन टाइम अच्छा है, हमारा जो प्रतिक्रिया करने का समय है वो अच्छा है। तो रूलर ड्रॉप टेस्ट से हम रिएक्शन टाइम को मापते हैं, या फिर प्रतिक्रिया समय को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कोऑर्डिनेशन समन्वय को नहीं मापता। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि कोऑर्डिनेशन को कौन सा मेजर नहीं करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल जंप। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जंपिंग जैक की। तो जंपिंग जैक में क्या होता है, ये देखिए आप एक बार अपने पैरों को फैलाते हो, हाथों को ऊपर लेके जाते हो, और वापस यही प्रोसेस कंटिन्यूस करते रहते हो। इसमें आपका जंप भी आता है। तो जंप के साथ अपने पैरों को फैलाते हो, हाथों को ऊपर लेके जाते हो। तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पैरों के और हाथों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जंपिंग जैक में ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है रस्सी कूदना। जब आप रस्सी कूदते हो तो उसके अंदर भी आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप जंप करते हो, आपके जंप करने का टाइम और रोप को घुमाने का टाइम या फिर रस्सी को घुमाने का टाइम अगर एक साथ मैच नहीं होता है, अगर वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, दोनों की टाइमिंग सेम नहीं होती है, तो आप रोप स्कीपिंग नहीं कर पाओगे या फिर रस्सी नहीं कूद पाओगे। और बॉल कैच, एक बॉल को कैच करने के लिए भी आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉल अगर हवा में है और उसको आप सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे तो बॉल आपसे आगे या फिर आपके पीछे गिर जाएगी। इसमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्टिकल जंप में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो किस तरीके से नहीं होती, ये आप देखिए। आपको जंप करना है, आपको सिंपल सा यही प्रोसेस करना है। जंप करने के लिए आपको किसी से भी कोऑर्डिनेट करने की जरूरी नहीं पड़ती। आप सीधा थोड़ा सा नीचे बैंड हुए और सीधा ऊपर की तरफ जंप करते हो, जिसको हम वर्टिकल जंप बोलते हैं। इसीलिए वर्टिकल जंप के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी जो भी 3 ऑप्शन है, हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत उसमें पड़ती है। नेक्स्ट है, ऑफर यूथ फिटनेस परीक्षण का इस्तेमाल किसको मापने के लिए होता है। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात हो रही है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, ये हमसे पूछा गया। राइट आंसर है मोटर फिटनेस। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट से हम मोटर फिटनेस नापते हैं। देख लीजिए, इसमें पुलअप्स भी आ गए, सिटअप्स भी हैं, शटल रन भी है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश और 600 यार्ड या फिर 9 मिनट की रन वॉक। ये 6 पार्ट मिलकर बनाते हैं पूरा ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं, मोटर फिटनेस। ओवरऑल मोटर फिटनेस को हम इसमें मेजर कर लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑफर यूथ फिटनेस का जो टेस्ट है वो हमारी मोटर फिटनेस की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर मोटर फिटनेस की एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट है। नेक्स्ट है, वह कौन सा परीक्षण है जो हृदय की दक्षता को मापता है। एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, इसको मेजर करने वाला इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा टेस्ट है कि हमारा हार्ट, हमारा हृदय कितना अच्छे से काम कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कूपर टेस्ट। सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। कूपर टेस्ट में आपको पता ही होगा क्या होता है। जो यंग बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको
12 मिनट तक दौड़ना होता है, 12 मिनट तक वो कंटिन्यूस दौड़ते हैं। तो उससे उनकी हार्ट की एफिशिएंसी हमें पता लग जाती है कूपर टेस्ट से। 12 मिनट तक जब आप कंटिन्यूस दौड़ते हो तो आपकी हार्ट की जो एफिशिएंसी है उसका हमें पता लगता है। बच्चों के लिए वो 8 मिनट का होता है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए 6 मिनट की वॉक होती है। इस तरीके से कूपर टेस्ट को पूरा डिजाइन किया जाता है, लेकिन ये हमारी हार्ट की एफिशिएंसी को नापता है। मेन आपको ये ध्यान में रखना है कूपर टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता दर्शाती है, रिलायबिलिटी क्या शो करती है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं कि रिलायबिलिटी से हमें क्या पता लगता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने देखा भी था कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक स्कोर को कितनी बार रीटेस्ट करने के बाद वही फाइनल हमारा स्कोर आता है, वही फाइनल हमारा टेस्ट का रिजल्ट आता है। इसका मतलब वो हमारा एक रिलायबल टेस्ट हो गया, रिलायबल स्कोर हो गया। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, मान लो 10 का स्कोर आ रहा है, तो कितनी बार भी टेस्ट कर लो वो 10 ही स्कोर आएगा। इसका मतलब हमारा एक टेस्ट है वो रिलायबल टेस्ट हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी, निरंतरता देखते हैं प्रदर्शन में। एक ही एक रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलता है रिलायबिलिटी का, यही एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से अपना चैनल है, वहाँ पर अपने चैनल की सभी PDF आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।